Hello, my dear friends. तो my name is Nikhil and आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट. ठीक है, तो मैं MBBS कर रहा हूँ. तो आप सब जानते हैं होंगे MBBS क्या होता है. MBBS होता है वो कोर्स जिससे हम डॉक्टर बनते हैं. ठीक है, तो आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल एंड यू गाइज आर द फ्यूचर साइंटिस्ट ऑफ आर इंडिया. अगर इंडिया को आगे प्रोग्रेस करना है, प्रॉस्पर करना है, तो इंडिया को साइंटिस्ट की ज़रूरत है, इंडिया को यंग माइंड की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत है जो बुक्स को रट्टा ना मारे, क्रैम ना करे, जो समझे, कंसेप्ट समझे. तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी. ठीक है, तो मैं फ्री हूँ कोरोना वायरस के कारण, तो मैं सोचा चलो बच्चों को अपने देश के पढ़ाते हैं कोरोना वायरस के बारे में. नहीं, कोरोना वायरस नहीं पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे NCERT की बुक. ठीक है, तो NCERT की बुक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी ना कोई क्रैमिंग का सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, तो बायोलॉजी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है. मेरे को शुरू से ही स्कूल में बहुत पसंद था एंड तभी मैं MBBS की तरफ मैंने आगे बढ़ना शुरू किया. तो आपको इसके अंदर दो चीज़ें करनी पड़ेंगी. पहला आपको समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कोर कंसेप्ट्स. तो अब ये कोर कंसेप्ट्स क्या है? कोर आपको पता है अर्थ की कोर होती है, तो कोर होता है डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट. आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर हो क्या रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कह क्या रहा है. और कंसेप्ट होता है टू नो दी अंडरस्टैंडिंग, टू हैव दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट में हो क्या रहा है. दूसरा है रीडिंग. आपको बायोलॉजी को रीड करना पड़ेगा बार बार. अगर आप इसे रीड नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, आपको कंसेप्ट भूल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा. तो कंसेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, रट्टा नहीं मारना, समझने की ज़रूरत है. जैसे कि आपके पहले चैप्टर का नाम है जो बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर 6 है, लेकिन चैप्टर बायोलॉजी का है. वो कहना चाह रहा है लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ मतलब जिंदा चीज़ एंड प्रोसेसेस मतलब प्रोसेसेस इन द बॉडी विच कीप अस अलाइव. ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, इसने एक तरह से आपके पूरे चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस का एक तरह से एक छोटी सी समरी में ख़त्म कर दिया. तो ये था कोर कंसेप्ट समझने का मतलब, कि आप समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है. तो अब हम NCERT को पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, जो इस मेरे स्कोप से बाहर है. लाइक मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा पूरा, मैंने खुद पढ़ लिया पूरा. ठीक है, मुझे मुश्किल से 20 से 30 मिनट्स लगे थे इसे ख़त्म करने में. तो आपको भी इतना ही देर लगना चाहिए, तो रीड करने की आदत डाल लो. अब हम शुरू करते हैं हो क्या रहा है. तो हम कैसे बताते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या डेड है? तो हम देखते हैं कि अगर वो सांस ले रहे तो अलाइव है, और अगर सांस ले रही नहीं ले रही तो डेड है. तो फिर ये बोलते हैं कि बट अबाउट प्लांट्स, आप प्लांट्स को नहीं देख सकते सांस लेता हुआ, तो आप प्लांट्स में कैसे खाओगे? तो आप कहते हो अगर ग्रीन है तो अलाइव है, अगर ग्रीन नहीं है तो डेड है. बट मैपल ट्री का क्या? उसके तो रेड कलर के लीव्स होते हैं, तो आप क्या कहोगे? वो डेड है. तो यानी कि उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा. अब आप पॉज करके सोच सकते हो वीडियो को, नहीं तो आप चलते रहो मेरे साथ. ठीक है, तो आगे कहता है कि वायरसेस हैं. ठीक है, तो वायरसेस हैं, उनके पास कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती है, यानी कि वायरसेस ऐसे मूव नहीं करते. ठीक है, सोचो अगर वायरसेस मूव करने लगे तो कोरोना वायरस अगर किसी को दिल्ली में होगा और वो हवा के अंदर ऐसे ऐसे स्विम करता हुआ, तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ, जो भी ऐसे मुलाना आ जाता, हरियाणा आ जाता, कहीं आ जाता, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो वायरसेस खुद ट्रैवल नहीं करते, उनको क्या चाहिए होता है? होस्ट. और होस्ट हम सबको पता है क्या होता है? होस्ट होता है जिसको इन्फेक्शन मिलता है. ठीक है, तो अगर वो खुद चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंदर से एक हाइबरनेशन वाली जोन में रहता है, काइंड ऑफ अ हाइबरनेशन, डोरमेंट स्टेज में रहता है. तो ये सब चीज़ें तो नॉन लिविंग जैसी हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन भी कर सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है. लेकिन अगर वो किसी को इन्फेक्शन करेगा तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वरना वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता. तो ये कुछ लिविंग जैसा हो गया. तो वायरसेस में अभी तक ये कॉन्ट्रोवर्सी है कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, हमें नहीं पता. अभी तक हम उन्हें क्लासीफाई नहीं कर पा रहे सही से, उनको क्लासीफाई करने का ऐसा कोई टेक्निक आया ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. तो ये कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं इन बॉडी जो हमारे को अलाइव रखती हैं. अब हम ये सीखने वाले हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस से. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर क्या है? लाइफ प्रोसेसेस वो मेंटेनेंस जॉब है. ठीक है, वो मेंटेन करते हैं हमारे सिस्टम को कि हम अलाइव रहें और हम मर ना जाएं. ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस हो गए. तो अब आगे यहाँ पढ़ते हैं. तो इन्होंने बोला, सबसे पहले इन्होंने जो बात करनी शुरू करी वो करी इन्होंने बात शुरू न्यूट्रिशन की. अब न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने बोला कि एक प्रोसेस होनी चाहिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आउटसाइड एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए.
ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? आप खाना खाते हो, वो अंदर जाता है और वो आपके स्टमक में घुस जाता है, ऐसे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये इन्होंने न्यूट्रिशन की बात करी। अब आप इसको खुद से पॉज करके रीड करना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो लाइफ है ऑन अर्थ वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड है। अभी तक हर चीज़ जो भी अर्थ पर है उसके अंदर कार्बन आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी फूड के सोर्सेज हैं, यानी कि जो भी फूड आप खा रहे हो वो भी कार्बन का ही बना हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा ह्यूमन, सब कुछ कार्बन बेस्ड है। हम कार्बन को हटा ही नहीं सकते अर्थ से, ठीक है। अब आप देख सकते हो दूसरी चीज़, अब वो आ गए न्यूट्रिशन उन्हें बता दिया, अब वो आ गए रेस्पिरेशन पे कि अब ये रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। उन्होंने रेस्पिरेशन ये बोला कि अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी oxidizing reduction reactions for some of the most common chemical means to break down molecules. The processes of acquiring oxygen from outside the body to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need is what we call respiration. अब ये सब मैंने बोल तो दिया, समझ किसी को कुछ आया नहीं, तो हम बताते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। रेस्पिरेशन में दो चीज़ें हो रही हैं। पहला तो आप सांस अंदर ले रहे हो, ठीक है, तो ये लंग्स बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक प्रोसेस में तो आप अंदर सांस ले रहे हो, इसे आप कहते हो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो ये तो आपने करा चेंज ऑफ गैसेस। क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकेला बहुत है? कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमारे को? क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करती है हमारे को। ऑक्सीजन से हम बनाते हैं एटीपी। कैसे? हम ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ जोड़ते हैं। अब ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लूकोज आपने खाना खाया था और हम उससे क्या बना लेते हैं? एटीपी। और हम सबको पता है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में ही यूज होती है। तो ये रोल था रेस्पिरेशन का। आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर। इन्होंने कुछ नया शुरू किया, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कि अब आपने ये एनर्जी बना ली, ये एनर्जी कहाँ बनती है? एटीपी कहाँ बनता है? आपको सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बन गया, लेकिन आपको अब इतने बड़े हो, आप छोटे से बच्चे थे और आज आप इतने बड़े हो गए हो, ठीक है। तो आपको, आपका हार्ट यहाँ पर है, स्टमक यहाँ पर है, लंग्स यहाँ पर है, तो आपको यहाँ से लेके इस पैर के अंगूठे तक सोचो, उस खाने को, उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस चाहिए जो यहाँ का सारा सामान बनाया हुआ आपके पैर के अंगूठे तक लेके जाए, ठीक है। आप समझिए कि अगर यहाँ पे खाना खाया, आप स्टमक ने हजम किया, तो आपके पैर के अंगूठे को भी तो एनर्जी चाहिए, वहाँ तक ले जाने के लिए भी एक प्रोसेस बनाया गया है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर हम इसे कहते हैं ह्यूमन, बताओ जल्दी सारे, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर एक छोटा सा सेल है, अगर ये मैं यहाँ पर एक अमीबा बनाता हूँ, ठीक है, और ये अमीबा का मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसने एटीपी बनाया, इसने यहाँ छोड़ दिया और ये ऐसे ऐसे करके घूमता रहा और ये एटीपी सारी बॉडी में घूम जाएगा। इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है ब्लड वेसल की, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, लेकिन हमारे को तो है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे अंदर सिंपल डिफ्यूजन का रोल नहीं है, हमारे को एक प्रॉपर वर्किंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ठीक है। अब अगली कहानी आती है एक्सक्रीशन, कि आपने जो भी खाया, आपने जो भी रिएक्शन करी, अब हमें पता है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से हमने एक तो एटीपी बना लिया, प्लस हम इससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। अब दो बातें, एक तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो हमारे को इसको बॉडी में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा ये वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक भी होते हैं। तो हमारे अंदर सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिया, ठीक है। तो इस यूरिया को भी निकालना ज़रूरी है बॉडी से। तो आप इसे कैसे निकालोगे? तो आप इसको निकालोगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है? कोई बता सकता है? गूगल करना मिक्चुरेशन क्या होता है, मुझे कमेंट्स करके बताना मिक्चुरेशन क्या होता है। तो ये सारी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन के अंदर हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है सारे हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंसेस को थ्रू दो मैकेनिज्म है, फीसिस और दूसरा क्या है? बताओ, अरे बता दो, यूरिन, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया एक्सक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो
कि इसमें क्या लिखा है। अब एक्सक्रीशन कराने के लिए भी किडनी के पास ले जाने के लिए कौन सा ऑर्गन है, किडनी के पास कौन लेके जाएगा उस हार्मफुल सब्सटेंस को, ये हार्मफुल सब्सटेंस किडनी के पास कौन लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके जाएगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे को कितनी हेल्प कर रहा है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कराने में भी हेल्प कर रहा है और हमारे एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हो, व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स, यूजलेस मैंने बोला यहाँ पे वेस्ट है, एंड could even be harmful, टॉक्सिक भी हो सकते हैं ये। These waste byproducts are therefore needed to be removed, ठीक है। तो इसको हमारे को निकालना भी जरूरत है और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने एक्सक्रीटेड टिश्यू के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, एक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, एक पढ़ा रेस्पिरेशन, एक पढ़ा ट्रांसपोर्ट और एक पढ़ा एक्सक्रीशन। तो हमारे को इन चार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या कहते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट, ठीक है। हमारे को कुछ बाहर से सब्सटेंस अपने अंदर डालना पड़ेगा जिसे हम डाइजेस्ट करके क्या बनाएंगे, एटीपी। यही एक मोटा मोटा सा मतलब है न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंपल फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करने के लिए इनऑर्गेनिक सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हम क्या जिंदा रह सकते हैं, कभी सो सकते हो तुम लोग, नहीं रह सकते। हमें क्या चाहिए, हमारे को फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कितना कुछ चाहिए हमारे को। तो हम इतने सिंपल नहीं है, हम तो कॉम्प्लेक्स है रे, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड, जो सेल्फ से ही फूड बना लेते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते खाने के लिए, ठीक है। प्लांट तो नहीं आता किसी और प्लांट के पास कि भाई मुझे खाना दे दे, प्लांट तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। वहीं पर कुछ अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। These complex substances have to be broken down into simpler ones, ठीक है, before they can be used, ठीक है। अब आप समझ गए इसने क्या बोला, नहीं समझे मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला कि अगर आपने ग्लूकोज खाया, ठीक है, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, उसको तोड़ा जाएगा, छोटा छोटा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा। ये ज़्यादा ग्लूकोज के लिए नहीं होता, ग्लूकोज तो सीधा ही हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन हम कभी ग्लूकोज सीधा खाते ही नहीं है। हम पहले क्या खाते हैं, हम खाते हैं स्टार्च, ठीक है। स्टार्च कहाँ से आता है, आलू में स्टार्च होता है, आपने खाया, उसको तोड़ तोड़ के हमने क्या बनाया, ग्लूकोज, और फिर हमने ग्लूकोज को कर लिया एब्जॉर्ब। फिर हमने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराई सारी, जो हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा कि हम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जोड़ के एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्च को तोड़ने के लिए हमारे को कुछ चाहिए होगा, हम इसे किसी चीज़ से रिएक्ट कराएंगे, तो इसे हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, एक रिएक्शन कराने में हेल्प करता है और उसकी स्पीड भी बढ़ा देता है। लेकिन बायोलॉजी के अंदर कैटलिस्ट तो नहीं कहेंगे, तो बायोलॉजी इसे कहती है एंजाइम, ठीक है। बायो कैटलिस्ट, बायो मतलब लिविंग और कैटलिस्ट तो है, तो क्योंकि ये रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं और रिएक्शन तेज करते हैं, इसलिए इन्हें कह दिया एंजाइम्स, ठीक है। तो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट या अदर्स, ट्रॉफ मतलब फूड, जो दूसरों पे डिपेंड करता है खाना खाने के लिए, ठीक है। ये देखो उन्होंने लिखा है कि सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स, जिनका जो खाने की नीड है वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करती है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। तो ना एनिमल्स अपना खाना बना सकते हैं, ना फंजाई अपना खाना बना सकते हैं, इन दोनों को डिपेंड करना पड़ता है दूसरों पे अपना खाना लाने के लिए, ठीक है। सबको समझ आ गया, नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने बताया कि अपना खाना खुद से बनाना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि दो ही आपको याद रखने हैं जो अभी के लिए। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स तो सारी हैं,
ठीक है, लेकिन इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आते हैं जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखोगे, अगर आप बायोलॉजी लोगे 11th में आपको और पढ़ने को मिलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी हम सिंपल बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है क्या है। फोटोसिंथेसिस है कि प्रोडक्शन ऑफ योर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा, ऑटोट्रॉफ्स ने क्या किया, अपने अंदर कुछ सब्सटेंसेस लिए, और सब्सटेंसेस हमने यहाँ पढ़े थे कि सब्सटेंसेस बहुत सिंपल यूज़ करते हैं ये लोग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे सब्सटेंसेस, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए इनको नहीं चाहिए प्रोटीन्स और ये मिनरल्स और फैट्स और सब कुछ। ठीक है, आउटसाइड से लेते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं स्टोर्ड फॉर्म्स के अंदर एनर्जी के लिए, ताकि कल को जब सूखा पड़े, ड्रॉट आए, तो हम मर ना जाए, जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, इनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए। इनका रॉ मटेरियल देखो कितना सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, लीव्स। वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट्स में से। ठीक है, तो विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसने लिखा CO2 प्लस H2O। ठीक है, जिसके अंदर सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर हम क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कॉमन है प्लांट्स के अंदर, वो है स्टार्च। और इसी को तोड़ के तुम खा लेते हो, और तुम इसको तोड़ के क्या बनाते हो, ग्लूकोज। आया समझ? ये ऑटोट्रॉफ चल रहा था, ये तुम आ गए हेट्रोट्रॉफ, तुमने इनकी मेहनत करके तोड़ के खा लिया। ठीक है, तुमने इनकी मेहनत करती बर्बाद। ठीक है, तो तुम बहुत ज़्यादा ही शैतान लोग हो। ठीक है, तो which we are not used immediately, we are stored in the form of starch which serves as an internal energy reserve to be used when and required by the plant। इसने क्या बोला यहाँ पे, इसने बोला कि जो ये स्टार्च बना था, इसने इसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये फ्रूट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तभी तो फ्रूट्स इतने मीठे होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रक्टोस और ये सब होता है। ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, अपने रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। रूट्स क्या, जैसे आलू भी तो रूट है, स्टेम तो नहीं है ना, देख लो, मुझे भी नहीं याद। ठीक है, बता देना अगर स्टेम है, मुझे नहीं याद। ठीक है, तो रूट है, तो रूट्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं कुछ प्लांट्स। कुछ आपने पढ़ा होगा, कुछ फ्रूट स्टेम होते हैं, कुछ लीव्स होते हैं, कुछ रूट्स होते हैं, ऐसे सब होता है ना। ठीक है, तो ये अपना स्टोर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कल को जब ड्रॉट होएगा ताकि इनको खाने को मिल जाए, इसलिए इन्होंने इस फॉर्म में इसको स्टोर किया। ठीक है, और हमारी बॉडी में भी स्टोर होता है, हम मोटे हो जाते हैं ना, तो किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि कल को जब हम फास्ट रखेंगे, मम्मी फास्ट रखेगी, तो मम्मी भूखी ना मर जाए, तो उसको एनर्जी चाहिए ना मम्मी को भी, तो ग्लाइकोजन देगा एनर्जी सारी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप सबके टिप्स में होनी चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जो मैंने पिछले पेज पे लिखा सेम चीज़ यहीं हो रही है। ठीक है, इन्होंने बोला 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, इन्होंने बोला 6CO2 प्लस 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन सी ऑर्गन में, क्लोरोफिल के अंदर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। यहाँ पर देखो, यहाँ इसने क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लूकोज। तो अब आप पूछोगे ये क्या हो रहा है, तो मैंने बताया ना कि वो बनाते क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, जौन सी ग्लूकोज यूज़ हो गई कोई बात नहीं, जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करके किस में बना दिया, स्टार्च में। ठीक है, तो ये था फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला, ये आपको सबको रटा रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने बताया कि चलो हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। तो उन्होंने बताया सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है, ये देखो, ये लीफ का कट सेक्शन है, ये लीफ था, इसको साइड से पकड़ रखा है हमने। ठीक है, हम इसकी थिकनेस देख रहे हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कट करके, तो माइक्रोस्कोप से आपको दिख रहा है कि ये ऊपर लेयर, ये ऊपर वाली लेयर, और ये नीचे वाली लेयर, नीचे वाली लेयर। आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ ये सेल्स हैं। ठीक है, और इन सेल के अंदर ग्रीन ग्रीन कुछ ये है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह से हमारी बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है। ठीक है, तो आप इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया समझ सकते हो। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या कहते हैं, एक लीफ के अंदर। एंड ये क्लोरोप्लास्ट क्या रखते हैं अपने अंदर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या रोल है, अब यहाँ देखते हैं।
क्लोरोफिल क्या करता है, कन्वर्जन करता है किसका, लाइट एनर्जी का टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या बोल दिया इसने, इसने बोला कि ये लाइट एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी बनाता है। अब ग्लूकोज एक तरह से एक केमिकल ही तो है, ठीक है, तो ग्लूकोज एक केमिकल ही है, तो इसने लाइट एनर्जी की मदद से क्या बना दिया, केमिकल। और उसने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को उसने रिडक्शन से क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो सनलाइट किसने एब्जॉर्ब करी, क्लोरोफिल ने। लाइट एनर्जी से क्या बनाया, केमिकल एनर्जी। ये सनलाइट थी लाइट एनर्जी, ये केमिकल बन गया एक केमिकल एनर्जी। और उसने कार्बन डाइऑक्साइड, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या बनाया, ग्लूकोज। इस साइड देखो यहाँ पर कार्बन सिर्फ एक ही चीज़ दे रही है, सिर्फ एक CO2 ही है जिसके पास कार्बन है, ना तो H2O के पास कार्बन है, ना सनलाइट के पास, ना ही क्लोरोफिल के पास। तो सिर्फ एक कार्बन का सोर्स कल्ला एक ही चीज़ है, कौन, कार्बन का सोर्स एक ही है बस, वो क्या है, CO2। और इसी का कार्बन हम यहाँ C6 में यूज़ कर रहे हैं, H12O6, ठीक है, यानी कि CO2 ही कार्बन का सोर्स है मेजर। समझ गए सब, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना, ये अच्छा ट्रिविया दिया है, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, जिनको क्लोरोप्लास्ट है, उनके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर होते होंगे जो हेल्प करते होंगे ATP बनाने के अंदर, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। आपको इतना ही पता होना जरूरी है अभी के लिए। आगे हम देखते हैं कि स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा है टाइनी पोर्स, पहली बात, जो कि प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इनका पर्पस क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। और ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्टोमेटल पोर्स हैं, ठीक है। और ये इनके साथ में बड़े बड़े गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। गार्ड सेल का काम क्या है, ये गार्ड करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड हैं ये इसके, ठीक है। तो ये साइड में जो गार्ड सेल्स हैं, और ये कौन से सेल्स हैं बताओ, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये कौन से सेल्स हैं, मैं तो भूल ही गया, इन सेल्स का नाम ढूंढना और मुझे बताना इन सेल का नाम क्या है, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स हैं, और ये बीच में पोर है, ठीक है, जहाँ से CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन बाहर आती है, CO2 अंदर जाती है, ठीक है। तो ये ओपन होते हैं और ये क्लोज होते हैं। तो ओपन कैसे होते हैं, ओपन होने के लिए जब इस सेल के अंदर H2O यानी वाटर चला जाता है, तो ये स्वेल करते हैं। अब जैसे ये देखो, ये स्वेल नहीं कर रखा है, ये श्रिंक कर रखा है, तो जब ये स्वेल करता है तो ये ओपन हो जाता है। और जब ये अपना वाटर लूज कर देता है तो ये ऐसे ढीला ढीला हो जाता है, एंड देयर इज अ कैविटी इन द सेंटर फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये कैविटी बंद कर देते हैं, ये ढीले ढीले से चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो कैविटी बंद हो जाती है। और जैसे ही वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ये कैविटी बड़ी हो जाती है और अंदर यहाँ से एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो लिखा है, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जो गार्ड सेल है, जब उनके अंदर पानी जाता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, जिस कारण से जो स्टोमेटल पोर है वो खुल जाता है। और जैसे ही वो अपना पानी लूज करते हैं तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है, वाटर लूज कर देता है वो अपना, तो गार्ड सेल क्या कर देता है, श्रिंक, और स्टोमेटल पोर हो जाता है बंद। अब हमने स्टोमेटल पोर बंद क्यों किया, कोई बता सकता है, हम स्टोमेटल पोर बंद क्यों कर रहे हैं, हम खोल के रख देते हैं, क्या तकलीफ है, कोई बता सकता है। इसका आंसर ये है कि अगर आप इसको ओपन करके रखोगे तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर विल बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटल पोर है, इसमें से बहुत सारा वाटर भी लॉस हो जाएगा। और ऑलरेडी अगर गर्मी के दिन है, सीजन गर्मी का है, इतना सारा वाटर लॉस हो गया, प्लांट तो ड्राई कर जाएगा भाई, ठीक है। आ गया समझ, सिंपल सी बात थी एकदम। तो इनको बंद करना इसलिए जरूरी है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है। कहता ना मम्मी को, मम्मी गर्मी हो रही है बहुत, लू लग गई है मुझे लगता है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया है सारा। हाँ, एक सिंपल सी बात कि फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
आयरन एंड मैग्नीशियम, और ये कहाँ से आता है? सॉइल से आता है, ठीक है। NPK वाले यूरिया भी आता है, जितने भी फार्मर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, उनके पापा फार्मर होंगे, कि ये ऐसा यूरिया आता है इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है, ठीक है। ठीक है, देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन्होंने पोटेशियम तो नहीं लिखा लेकिन इन्होंने आयरन और मैग्नीशियम लिखा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स सिंथेसिस करने में हेल्प करता है एंड अदर कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो ये सब हम कहाँ से लेते हैं? ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स हम सारा सॉइल से लेते हैं, ठीक है। सॉइल से कहाँ? ये रूट्स हैं, ये अपने अंदर यहाँ से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि किस में यूज़ होता है? सही बात, समझ गए सब? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक। मैंने बता दिया, हेट्रो मतलब डिफरेंट या दूसरों से, एंड फूड मतलब खाने के लिए, दूसरों पे हेल्प होना, दूसरों से हेल्प लेना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन बाय यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म हर लेवल पे अलग मेथड यूज़ करता है अपना खाना लेने के लिए। जैसे कि सबको पता होगा, ये हो रहा है यहाँ पर एक कौन सा? बाय सूडोपोडिया। सबको मतलब पता है सूडोपोडिया का? सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, ठीक है। तो फॉल्स फीट बनाता है ये अपने और खाना ले लेते हैं अंदर, ठीक है। दूसरा है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना बाहर निकाल, अपनी बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उनको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और दूसरा है उसका कि जैसे इसका एग्जांपल है ये देखो, मशरूम्स, यीस्ट और ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो खाना अपना अंदर लेते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद अंदर ही उसको डाइजेस्ट करके अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जांपल देखो काऊ का, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। काऊ बैठे हुए अपना मुंह चलाती रहती है, तो मुझे क्या कहते हो? कटिंग कर रही है। तो होता क्या है, काऊ अपना खाना एक बारी में बहुत सारा खा लेती है। काऊ के पास एक स्टमक नहीं है, उसके पास 4 स्टमक है, ठीक है। वो अपने चारों स्टमक भर लेती है, फिर वो आराम से शाम को चाय लेती है, चाय के साथ चाय पीते पीते आराम से बैठती है, ठीक है। और वो अपना खाना बाहर निकालती है पेट से, फिर वो उसको मुंह में लाके फिर से च्यू करती है, अच्छे से चबाती है, फिर उसको खाती है, फिर वो दूसरे स्टमक से निकालती है, फिर उसको च्यू करती है, फिर खाती है, फिर वापस उसको डाइजेस्ट करती है, फिर ऐसे करते करते वो अपने चारों स्टमक को खाली करती है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये भी कुछ एडवांस तरह का ही कुछ हो रहा है यहाँ पर, आ गया समझ सबको? तो ये कुछ डिफरेंट है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काऊ अपने मुंह में ही रख रही है खाने को बाहर नहीं गिर रही है। अगर वो बाहर गिर के उसको उसके ऊपर कुछ अपने उल्टी करके एंजाइम्स निकाल के उसको डाइजेस्ट कर दे बाहर ही, और उसके बाद जो भी लिक्विड सा बना उसको खा ले, तो ये बन जाएगा आउटसाइड द बॉडी वाला डाइजेशन, ठीक है। तो पढ़ना इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग है। अगला है सिंपल सी चीज़, वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो उन्होंने बोला कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अपने इंटायर सरफेस से ही ले सकते हैं। देखो ये एक बेचारा अमीबा था, घूम रहा था, उसको ये बर्गर का पीस मिल गया, इसने चारों तरफ सूडोपोडिया बनाए, ठीक है। और इसने अंदर फूड वैक्यूल बनाया। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है कैविटी। उसने कैविटी बनाई, कैविटी में खाना रखा और उसने कहा कि भाई लोग देखो खाना मिल चुका है। ये वैक्यूल था, उसने कहा कि खाना तो मिल गया, अब इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, वैसे तो खा नहीं सकते। इस कैविटी के अंदर उसने अपने एंजाइम्स को रिलीज़ कर दिया। जैसे ही वो उसके अंदर अपने एंजाइम रिलीज़ करेगा, खाना हो जाएगा डाइजेस्ट और अमीबा साहब सो जाएंगे अपना मस्त खाना पीना खा के। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये अमीबा हैप्पी अमीबा हो गया, क्यों? क्योंकि उसने खाना खा लिया, ठीक है। तो अमीबा ने टेक इन किया फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, ठीक है। इन्होंने कहा फिंगर लाइक एक्सटेंशन, लेकिन उनका नाम है पोडिया, पोडिया फीट को कहते हैं, मैंने बता दिया सबको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। देख लो मैंने बताया अभी, क्या बताया मैंने अभी सबको सिखाया कि अमीबा साहब क्या करते हैं। ये देखो मैंने अभी सबको सिखाया कि अमीबा साहब ने क्या किया। अमीबा साहब ने, ये अमीबा था, इन्होंने इसको डाइजेस्ट किया और जो फूड पार्टिकल्स बन गए उसको सीधा अपने साइटोप्लाज्म में डाल दिया और खुश हो गया, एनर्जी मिल गई भाई को, ठीक है। अगला था पैरामीशियम। पैरामीशियम सबको आता है, ऐसे चप्पल जैसा होता है ना, ऐसे ऐसे सीलिया होते हैं। तो पैरामीशियम क्या करता है? ये पैरामीशियम ने खाना देखा, भाई ये बर्गर का पीस है,
ये इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के अपने माउथ के पास लाता है, ठीक है, उसे खा लेता है। ये देखो स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक जगह से उसे खाता है, एक माउथ जैसा कुछ है, यानी थोड़ा एडवांस हो गया, अमीबा से ज़्यादा एडवांस था ये, ठीक है। और इसकी बॉडी पे पूरे पे सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये पैरामीशियम में अगर इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे बाल जैसे हैं जिनको ये कंट्रोल कर सकता है और उनको किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकता है, इधर भी मूव करा सकता है, इधर भी मूव करा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, जिसके लिए हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि एक्सटेंड करते हैं कहाँ से, माउथ टू द एनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम सबको रट्टा होना चाहिए। ये डायग्राम कैसे बनना है, कैसे बनाना है, सबको आना चाहिए। माउथ आपको आना चाहिए, इसोफेगस आपको पता ही है, स्टमक सबको पता होना चाहिए, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स सबको पता होना चाहिए, पैंक्रियास सबको पता होना चाहिए, लिवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, डायफ्राम, एनस सबको पता होना चाहिए। अगर किसी को कुछ नहीं इस डायग्राम को समझने के लिए और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पर अभी के लिए डायग्राम बनाना आना चाहिए और इनकी सीरीज में पता होना चाहिए कि पहले स्टमक आया या पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आई, और स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आई तो लार्ज आई, अपेंडिक्स लार्ज में या स्मॉल में, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे डाइजेशन हो रही है। उसने बोला द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर, ठीक है। दिस इज अचीव बाय क्रशिंग द फूड विद द टीथ। तो हम मम्मी कहती है ना खाना पचा के खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, आपने इतना बड़ा खाने को अगर आप छोटे छोटे पीस कर दोगे, ठीक है, तो पहले जो उसके अंदर एंजाइम्स घुसने थे वो सिर्फ इसी एरिया पे घुस सकते थे, अब एंजाइम्स यहाँ पर भी घुस सकते हैं, सारे में घुस सकते हैं। तो आपने उसको चबा चबा के उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ठीक है। अब ज़्यादा एरिया पे एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं और खाना ज़्यादा अच्छे से हजम होगा, ठीक है। तो माउथ वाटर्स लिखा है। अब सभी को दिखा दो इस टाइम पे बढ़िया वाले पिज़्ज़ा, घर बैठे हो पिज़्ज़ा तो खाने को मिल नहीं रहा, सबके मुंह में पानी आने लगेगा किलो किलो, ठीक है। तो ये कहाँ से निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है माउथ से। क्यों, उसने बोला माउथ के अंदर ही एक एंजाइम है कुछ जो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, जिसको इन्होंने नाम लिया सलाइवरी अमाइलेस। अब याद रखना दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है अमाइलेस और एक होते हैं लाइपेज। ये कंफ्यूज करते हैं आपको। तो लाइपेज डाइजेस्ट करते हैं फैट्स और अमाइलेज डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अब मैंने अपनी 10th क्लास में एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था प्रदीप, मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। तो उसने इस माउथ वाले सलाइवरी अमाइलेज का नाम दिया हुआ था टाइलिन, ठीक है। तो सब याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है टाइलिन। मुंह के अंदर ही आपने अगर चावल डाले तो डाइजेशन हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सब पढ़ सकते हो कि सलाइवा से मिक्सिंग हो गई। सलाइवा का रोल क्या है कि इजीली फूड को नीचे क्या कहते हैं पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ले जा सकते हो, नहीं तो खाना यहीं फंस जाएगा अगर फूड ड्राई होगा, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो गई। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, ईसोफेगस से स्टार्ट होती हैं और एनस तक जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इन्होंने बोला जो स्टमक था, माउथ था, वहाँ से फूड कहाँ गया, स्टमक में, वाया ईसोफेगस की हेल्प से, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, जो स्टमक है वो एक पूरी चक्की होती है, ठीक है। स्टमक क्या है, एक चक्की है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मोशन हो रहा होता है, और उसमें क्या होता है कि स्टमक के अंदर जाके जो आपका फूड था उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हो। तो हम देखते हैं इसमें आप क्या क्या मिक्स करते हो। एक आप HCl मिक्स करते हो, आप एंजाइम्स मिक्स करते हो और आप म्यूकस मिक्स करते हो, ठीक है। तो हम एक एक का फंक्शन देखते हैं। आपने HCl मिक्स करा, क्यों, कोई बताएगा। तो सबसे पहला उसका आंसर है कि HCl उसके अंदर से बैक्टीरियाज को मारने में हेल्प करता है। दूसरा, HCl पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, उसको एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन कराता है। जैसे कि स्टार्च से बनता है ग्लूकोज, वैसे ही प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये करता है पेप्सिन, ठीक है। तो HCl ने दो चीज़ें कराई, एक तो उसने खाने के अंदर से क्या करा, डिसइंफेक्शन, खाने के अंदर जितना भी वायरस बैक्टीरिया जो भी था उसको मारने में हेल्प करा। दूसरा उसने क्या किया, पेप्सिन को एक्टिवेट किया। दूसरा उन्होंने बोला
एंजाइम पेप्सिन, मैंने आपको बता दिया पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को तोड़ के अमीनो एसिड्स बनाता है। एंड म्यूकस क्या करता है, अब HCl को अगर तुम हाथ अपनी डिप करोगे ना एक HCl के बीकर के अंदर, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, वो उंगली ही वहाँ गल जाएगी। तो ये तो स्टमक था बेचारा, अब ये अपने आप को कैसे बचाएगा, तो इसने क्या किया, इसने अपने चारों तरफ म्यूकस सिक्रीट कर दिया पूरी वॉल पे, और म्यूकस इसको टच नहीं करने देता स्टमक के साथ, जिस कारण से जो HCl है वो जला नहीं पाता स्टमक की वॉल को। तो अगर म्यूकस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्सर बन जाएगा और हो जाएगी ब्लीडिंग, और ये सच्ची में होती है लोगों को। ठीक है, इसलिए कम खाया पिया करो मिर्च मसाले वाला, और एक्सरसाइज करे करो, नहीं तो म्यूकस कम हो जाएगा पेट के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। और ये म्यूकस कौन सा है, डिफरेंट म्यूकस है क्या, ये वही म्यूकस है जो नाक में होता है। ठीक है, तो ये वही म्यूकस है। आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, अब तुमने खाना खाया तो 4 आवर्स के लिए खाना एटलीस्ट तुम्हारे स्टमक में रहता है। ठीक है, 4 आवर्स के लिए स्टमक उसको पूरे अच्छी तरह से आटा गूंथता रहता है उसका, और उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में निकालता रहता है, रिलीज करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है। इसने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन एक साइट है ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की। ठीक है, तो ये हमारे को ये भी समझ आ गया भाई। ठीक है, कि हमें अगर ये सब डाइजेशन करानी है तो हमारे को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा। अगर हमने किसी की स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल दी तो उसको ये सब डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर वो ये नहीं हो पाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। और सुनो, अब ऊपर से कौन सा खाना आ रहा था, ऊपर से जो खाना आ रहा था यहाँ से, उसके अंदर HCl था। ठीक है, और HCl तो एसिडिक था, यहाँ तो म्यूकस था, लेकिन म्यूकस यहाँ पर तो नहीं है यार, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस दिया ही नहीं भगवान ने। तो अगर म्यूकस नहीं है तो ये तो जला देगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर यहाँ पर अल्सर बन जाएगा। तो इसीलिए अब भगवान ने कहा कि यार ऐसा कुछ रिलीज करो जिससे ये ना एल्कलाइन हो जाए। ठीक है, जिससे ये बेसिक हो जाए, इसका pH बढ़ जाए। ठीक है, तो इन्होंने एल्कलाइन सब्सटेंसेस निकालने शुरू करे। देखो, तो एसिडिक सब्सटेंस को एल्कलाइन बनाने के लिए भगवान जी ने कहा कि चलो एक नया ऑर्गन बनाते हैं। उन्होंने उसका नाम रख दिया पैंक्रियाज। सो हेयर इज द पैंक्रियाज। इन्होंने पैंक्रियाज बनाया और ये पैंक्रियाज ने यहाँ पे रिलीज कर दिया। ठीक है, आगे सबको समझ। तो पैंक्रियाज की जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं वो बहुत एल्कलाइन होती है और उससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। अब तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं पता होगा, जब एसिड प्लस बेस मिलता है तो उससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, कि अब जो pH एसिड का ऑलमोस्ट 3 तक था वो pH अब 7 से ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब हमारा स्टमक तो ठीक था लेकिन हमारा इंटेस्टाइन नहीं जलेगा। ठीक है, दूसरा है फैट्स। अब आपने इतना बड़ा फैट का ग्लोब्यूल खाया, अब आपको इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है कि कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा। मैंने अभी पिछले पेज में बताया लाइपेज। तो उसके लिए इसमें घुसना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो घुस ही नहीं पाएगा, तो इसको छोटे छोटे बबल्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ये देखो तुम्हारे यहाँ पर बुक में भी लिखा है इमल्सिफाइड फैट्स। तो इमल्सिफिकेशन कौन कराता है, ये देखो इमल्सिफिकेशन मैंने यहाँ लिख के रखा है। इमल्सिफिकेशन कराते हैं बाइल जूसेस। बाइल जूस कहाँ से आता है, ये तुम्हारा लिवर है, लिवर बाइल बनाता है और उसको स्टोर कराता है गॉल ब्लैडर में। जब तुम खाना खाते हो गॉल ब्लैडर स्क्वीज करता है। ठीक है, और सारा का सारा बाइल छोड़ देता है तुम्हारे इंटेस्टाइन में, और वो सारे सारे फैट को इमल्सिफाई कराता है ताकि इजीली उसको डाइजेस्ट किया जाए। ठीक है, और उसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है, अब तुमने खाना सारा तोड़ लिया, तुमने प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स बना दिए, स्टार्च का ग्लूकोज बना दिया, फैट्स का फ्री फैटी एसिड्स बनाया। फ्री फैटी एसिड्स कहाँ लिखा है, अब तुम ढूंढो इस पे। ये लिखा है कि एंजाइम्स जो हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में एंड फैट्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। अब तुम्हें इसको एब्जॉर्ब करना है क्योंकि तुम्हें इससे एनर्जी बनानी है, तो तुम अब इसको एब्जॉर्ब करोगे।
तो तुम्हें एब्जॉर्ब करने के लिए जितना भी जीआईटी है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चल रही थी ऊपर तक, ठीक है। इसको मैंने कट करा, अब ये मेरे को ट्यूब मैंने ऐसे यहाँ से देखी, अब मैं इसको यहाँ से कट करा, अब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे दिखेगा कि इसके अंदर ऐसे लाइनिंग के अंदर कुछ ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हमने पैरामीशियम में कहा था सीलिया, लेकिन इसे हमने यहाँ पर कहा विल्लाए। यहाँ पर विल्लाए हैं और विल्लाए के अंदर, ये विल्लाए हैं और विल्लाए के अंदर नीचे तुम देखो रेड कलर की ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स आ रही हैं। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है कि तुमने खाना जो खाया था ये इसके अंदर घुसा विल्लाए के और ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूजन से चला गया, ये तुमने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड वेसल्स के अंदर खाना आ गया और अब तुम्हारे बॉडी के अंदर खाना घूम रहा है। तो ये तुमने क्या सीख लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आगे बढ़ते हैं, और अब जो बचा कुचा था, जो उसके अंदर क्या था, रफेज, सुना है रफेज, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो तुमने अब उसको नीचे पास कर दी, वो लार्ज इंटेस्टाइन में गई, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ गई, रेक्टम में गई और एनस से पास आउट हो गई, ठीक है। ये हो गया खत्म डाइजेशन का ये वाला पार्ट, यहाँ पर कुछ नहीं है हमारे मतलब का। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे।